गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इस पर डिस्कशन करने से पहले आप अपने आप को 9th क्लास से कनेक्ट कर लो, क्योंकि 9th क्लास में आपका पहला चैप्टर क्या था? द फ्रेंच रेवोल्यूशन था, और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो थोड़ा उसको कनेक्ट करेंगे और उससे फिर हम ये निकालेंगे कि लोगों के बीच में, मतलब यूरोप में जो भी कंट्री था, स्पेशली फ्रेंच की बात कर लेते हैं, तो उसमें नेशन का आइडिया उनके अंदर कैसे आया, उन्होंने कैसे सोचा कि हम नेशन डेवलप करें। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। मेन पॉइंट्स इसका देख लेंगे। इन द फ्रांस देयर वाज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर फ्रांस की बात करते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, उस समय वहाँ पे क्या चल रहा था? मोनार्कल सिस्टम था। लुईस 16 आपने पढ़ा, वहाँ पे पूरी तरह से मोनार्कल सिस्टम था। और मोनार्कल सिस्टम किस तरह का था? डिक्टेटरशिप टाइप का। जनता जो थी वहाँ, जो कॉमन पीपुल था, वो पूरी तरह से क्या था? डिससेटिस्फाई था। किससे? मोनार्कल सिस्टम से। आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले जो थे वो तो हाँ, वो एकदम कंफर्टेबली अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट था, जिसमें पूरा उनका कॉमन पीपुल आता था, वो सफ़र कर रहा था किसी न किसी वे से, किसी न किसी वे से। तो उसमें फ्रांस में क्या था? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। कॉमन पीपुल वर नॉट सेटिस्फाई, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो कॉमन पीपुल था वो सेटिस्फाई नहीं था, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। जब सेटिस्फाई नहीं था तो क्या हुआ फ्रांस में? इन 1789 दियर सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन होना चाहिए यहाँ पे, डिससेटिस्फैक्शन टर्न इनटू रिवोल्ट। अब जो कॉमन पीपुल था वो पूरी तरह से वहाँ के गवर्नमेंट, मतलब जो राजा, जो मोनार्कल सिस्टम था, उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं था। तो आप एक चीज़ जान लो, अगर डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है आपको, आप उसको कुछ दिन तक क्या करते हो? अपने अंदर दबा के रखते हो। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो दबता नहीं, वो ब्रस्ट कर जाता और बाहर आ जाता है। ठीक है ना? जिससे कोई टीचर आए और बिना किसी रीज़न के एक बच्चे को खड़ा करे और 2 छड़ी दे। एक दिन वो नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, 3 दिन, लेकिन एक दिन तो पूछेगा नहीं, सर बेमतलब का हमको क्यों मार रहे हैं? जब वो नहीं सह पाएगा तो वो क्वेश्चन पुटअप करेगा। फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ। जब तक उनको सहना था फ्रांस के कॉमन पीपुल को, तब तक तो वो क्या करते गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अब वो उनके कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था। उनका डिससेटिस्फैक्शन जो था वो क्या कर गया? ब्रस्ट कर गया। और जैसे ही ब्रस्ट करके वो बाहर आया, वो किसका रूप ले लिया? रिवोल्ट का रूप ले लिया। किसका? रिवोल्ट। रिवोल्ट मीन्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मोनार्की। उन्होंने रिवोल्ट किया। किसके? तो उनका जो रिवोल्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटेस्ट में। और वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? जिससे वो डिससेटिस्फाई थे। किससे डिससेटिस्फाई थे? मोनार्कल सिस्टम से डिससेटिस्फाई थे। तो उन्होंने मोनार्कल सिस्टम के अगेंस्ट क्या किया? प्रोटेस्ट किया, रिवोल्ट किया। इट इज कॉल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये जो इनका प्रोटेस्ट था ना, यही क्या कहलाया? फ्रेंच रेवोल्यूशन कहलाया। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। एंड हियर वी सी द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म। और जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना, उसके साथ साथ एक चीज़ और स्टार्ट हो गई। क्या? नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ लोगों के माइंड में, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया? लोगों के माइंड में एक चीज़ उसी समय से डालना चालू कर दिया। वो चीज़ क्या था? हमारा नेशनलिज्म। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूरोपियन सॉइल। और ये नेशनलिज्म सबसे पहले यूरोपियन सॉइल में देखा कब?
जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो दो चीज़ें आपको देखने को मिली, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसमें फ्रांस में, कॉमन पीपल और नॉट सेटिस्फाई। जब नॉट सेटिस्फाई तो क्या हुआ, प्रोटेस्ट किया, किसके अगेंस्ट किया, मोनार्कल सिस्टम के अगेंस्ट। जब मोनार्कल सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट किया तो वो रिवोल्ट क्या कहलाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ एक चीज़ और देखने को मिली, उसी समय यूरोपियन सॉइल पर नेशनलिज्म का भी सीड डेवलप होना चालू हो गया, नेशनलिज्म। क्लियर। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या आया, जब रेवोल्यूशन हुआ तो हमको रिजल्ट में क्या क्या मिला उसको समझ लेते हैं। देखो क्या क्या हमको मिला समझ लेते हैं। पहला चीज, पावर्स ऑफ द किंग वर गिवन टू द कॉमन पीपुल ऑफ फ्रांस। जब रेवोल्यूशन हुआ तो राजा का जो पावर था उसको ले लिया गया, उसको क्या कर लिया गया, ले लिया गया। आप अपने आप को 9 से कनेक्ट करो, आपने इसको पढ़ा है अच्छी तरह से। राजा के पावर को क्या कर लिया गया, ले लिया गया। और उस पावर को किसको दे दिया गया, कॉमन पीपुल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के लोगों को पावर ट्रांसफर कर दिया गया, राजा से लिया गया पावर को और उसको किसको ट्रांसफर कर दिया गया, कॉमन पीपुल। इट वाज द रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला रिजल्ट था। तो अगर पावर ट्रांसफर हुआ तो हमको क्या देखने को मिल गया, फ्रांस में पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल गया। राजा क्या करता था, पूरे देश में शासन करता था, पॉलिटिक्स था वो। तो जैसे ही राजा से पावर लेके कॉमन पीपुल को दे दिया गया तो ये क्या हो गया, हमारा पॉलिटिकल चेंजेस हो गया। तो पहला रिजल्ट आया कि राजा से पावर लिया गया और उसको किसको ट्रांसफर कर दिया गया, कॉमन पीपुल। मतलब अब फ्रांस के ऊपर शासन कौन करेगा, कॉमन पीपुल। कौन रूल करेगा, कॉमन पीपुल करेगा, राजा अब नहीं करेगा। स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए, कुछ कदम उठाए। किस चीज़ के लिए, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। वो नेशनलिज्म को क्या देना चाह रहे थे, बढ़ावा देना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स, कुछ कदम अपनाए। वो क्या स्टेप क्या थे देख लेते हैं हम लोग। टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपुल। वो लोग क्या चाहते थे, फ्रांस जैसे कंट्री में जितने लोग हैं उन लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन डेवलप करना चाहते थे। अब प्रश्न यह है कि कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहले ये समझ लोगे तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। देखो अगर हम आपसे पूछें वेयर डू यू लिव, तो आप अपने गांव का नाम बताओगे। सपोज दैट आप गांव से निकल के मतलब बनारस में चले गए और हमने पूछा तो आप बोलोगे मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। आपने स्टेट छोड़ा, महाराष्ट्र चले गए, वहाँ किसी ने पूछा तो आप कहोगे मैं यूपी का रहने वाला हूँ ना। लेकिन अगर आप देश से बाहर जाते हो तो वहाँ पे जैसे आप अमेरिका चले गए तो अमेरिका में आप ये थोड़ी ना बताओगे कि मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, बताओगे नहीं। हमारी कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, वी आर इंडियन। यहाँ जितने लोग बैठे एक पहचान उनकी क्या है, वी आर इंडियन। इस पहचान से आगे बढ़ते हो ना। अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमसे पूछा जाए कि आपकी पहचान क्या है तो आप तो यही बताओगे कि हम इंडियन हैं। ये हमारी क्या हो गई, कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन होगी। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, फ्रांस के लोगों के बीच में एक सेंस क्रिएट करना चाहा। वो सेंस क्या था, कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। मतलब फ्रांस के लोग चाहे जहाँ पे जाएं उनकी एक पहचान होनी चाहिए, उस एक पहचान से हो जाने जाएं कि लोग कहाँ के हैं, फ्रांस के। इसके लिए कुछ स्टेप्स रेवोल्यूशनरीज लोगों ने उठाया। तो स्टेप्स क्या था, कॉन्सेप्ट सच एज ला पैट्री। उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था उनका ला पैट्री और दूसरा क्या था, ली सिटियन। ला पैट्री का मीन्स क्या होता है, द फादरलैंड। जैसे हम अपने कंट्री को मदरलैंड बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। ये हमारा क्या है, जब हम देश की बात आती है तो हम भारत माता जय कह के आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट अपनाया गया। फ्रांस को उन्होंने किस रूप में दिखाया, फादरलैंड।
अब फादरलैंड ही क्यों दिखाया? आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि फ्रांस में उस समय सबसे ज़्यादा अधिकार, औरतों के पास तो कोई अधिकार नहीं था, औरतों के पास कोई अधिकार नहीं था। इसका मतलब सोसाइटी उनका कोई ऊंचा स्थान भी नहीं था। जो कुछ पावर रखता था, जो कुछ स्थान था, वो किसका था? मेन लोगों का। तो उसको किस रूप में दिखाया उन्होंने? फादरलैंड, कि हर फ्रांसीसी अब इसको क्या बोलेगा? फादरलैंड बोलेगा। फादरलैंड बोल के इसके लिए सेक्रीफाइस करेगा। और साथ में उन्होंने दूसरा स्टेप दिया, ली सिटोयेन, मतलब क्या है? द सिटीजन। वहाँ के जो निवासी होंगे वो क्या बोले जाएंगे? ली सिटियोन बोले जाएंगे। और वहाँ की जो ज़मीन है उसको हम क्या बोलेंगे? इन दो आइडेंटिफिकेशन से पूरा फ्रांस क्या है? पहचाना जाए। क्या हो? पहचाना जाए। आगे उन्होंने क्या कहा? द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स। वहाँ पे एक आपने पढ़ा था, नेशनल असेंबली बनी, वहाँ पे इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया। तो वहाँ पे स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया और उसको वोट किसने दिया? एक्टिव सिटीजन ने दिया। अब यहाँ पे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, दो प्रकार के सिटीजन थे, एक्टिव और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन क्या थे? नहीं, एक्टिव सिटीजन का मतलब जिसका एज एबव 25 ईयर्स हो, एबव 25 ईयर्स हो, और जो कम से कम 3 दिन अगर वो मजदूरी करता है तो जितना उस मजदूरी की कीमत होती है वो टैक्स के रूप में पे करता हो। ये दो क्राइटेरिया था एक्टिव सिटीजन के लिए, एज एबव 25 ईयर्स और कम से कम 3 दिन का वेगज वो किस रूप में पे करता हो? टैक्स। तो उसको बोला जाता था एक्टिव सिटीजन। और जो एक्टिव सिटीजन था उसके पास ही राइट्स था क्या करने का? वोट डालने का। एक्टिव सिटीजन के पास ही वोट डालने की राइट्स थी। और जो सिटीजन बचते थे वो क्या कहलाते थे? पैसिव सिटीजन कहलाते। तो यहाँ पे एक्टिव सिटीजन ने क्या किया? स्टेट जनरल को इलेक्ट किया, मतलब उसका चुनाव किया, एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली उन्होंने बनाई। और क्या स्टेप अपनाए गए? द ओल्ड फ्रेंच फ्लैग वाज रिप्लेस, जो पुराना फ्रांस का झंडा था उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और वहाँ पे ट्राई कलर का, आप देख सकते हो फिगर में, ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया, नया एक झंडा लाया गया ट्राई कलर का। तो आप इंडियंस हो, आप अपने फ्लैग की हिस्ट्री देखना, कितने स्टेप से होके तब लास्ट में ये फ्लैग का मॉडल आया है। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे ना तो बिगिनिंग में फ्लैग कैसा था, बीच में फ्लैग में किस प्रकार का मॉडिफिकेशन हुआ, गांधी जी का चरखा भी उसमें आया था एक बार। एट लास्ट जो फ्लैग हमको मिला है वो फाइनल फ्लैग था। फ्रांस में क्या हुआ? उन्होंने पुराने फ्लैग को हटा दिया, एक नया फ्लैग बनाया, कितने कलर का? ट्राई कलर का। अब पूरा फ्रांस इसी ट्राई कलर से क्या है? पहचाना जाएगा। ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। कैसा आइडेंटिफिकेशन है? कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन है। कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हम अपने देश में अगर हिंदू हैं तो भगवा कलर का झंडा लेके चलते हैं, मुस्लिम है तो हमारा कलर का झंडा अलग है ना। ये एक ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन अगर हम कहते हैं हम इंडियन हैं तो हमारे पास एक ही झंडा है, वही लेके हम चलते हैं, वो हमारा क्या है? कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन हो गया। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया ताकि लोग क्या हो? इस ट्राई कलर के फ्लैग से आपस में कनेक्ट हो, नेशनलिज्म फैले, आपस में लोग जुड़े, और फ्रांस में अच्छे से जो नई सरकार बनी हो क्या कर सके? शासन कर सके। और उन्होंने क्या किया? न्यू हेवंस कंपोज्ड एन ओथस्टेक, नए गीत बनाए गए, जो जैसे हम लोग का होता है राष्ट्रगान जिसको कहते हैं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। तो फ्रांस में भी आपका ये बनाया गया। क्यों बनाया जा रहा है ये सब चीज़ें? बिकॉज ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। जैसे ही आपके यहाँ क्या होता है, नेशनल एंथम चालू होता है, आप स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं ना। इंडियन टीम जब क्रिकेट खेलने जाती है तो फिर क्या करती है? नेशनल सॉन्ग, उसके बाद तब गेम होता है। तो हमारी ये कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पर भी वही चीज़ किया गया, कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके बनाया गया। साथ में क्या किया गया? ओथ टेक्स, कुछ प्रॉमिस भी कंट्री में, जैसे आप सुबह में प्रेयर करते हैं तो
करते हो ना ऐसे? वहाँ पर भी कुछ कस्में खाई गई देश को आपस में जोड़ के रखने के लिए। ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज एस्टेब्लिश। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है? देश के ऊपर शासन करने का तरीका। अब वो तरीका कैसा बनाया गया? सेंट्रल बनाया गया कि देश में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, पूरे देश पे उसको क्या किया जाए? लागू किया जाए। पूरे देश पे क्या किया जाए? लागू किया जाए। अब ये थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखो गांव में एक मेजरमेंट का होता है ना, पसेरी, सुना है? अब हमारे यहाँ जो पसेरी होती है वो 5 kg की होती है। आप इधर चले जाओ मरियाहू साइड में 6.5 kg की होती है, 7 किलो की होती है। अब ये दोनों में देखो पसेरी में क्या है? डिफरेंस है। लेकिन अगर हम किलो की बात करें तो आप किसी भी कोने में जाओ, केजी का मेजरमेंट सेम है। तो सेंट्रल क्या मेजरमेंट सिस्टम हो गया, कहीं पर भी जाओ आपका क्या है? उसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो बनाया गया कि देश में जहां पर भी शासन होगा वो शासन कैसा होगा? एक तरीके का शासन। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज टू स्ट्रेंथ द फीलिंग ऑफ यूनिटी। और लास्ट में उन्होंने क्या किया? फ्रांस में जो लैंग्वेज बोली जाती थी फ्रेंच लैंग्वेज, उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया कि अब फ्रेंच लैंग्वेज पूरे फ्रांस की क्या होगी? भाषा होगी। हर व्यक्ति किस में कन्वर्सेशन करेगा? फ्रेंच में करेगा। क्यों करेगा? जब हर व्यक्ति आपस में फ्रेंच में बोलना चालू करेगा तो उस लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देगा। जब रिस्पेक्ट देगा तो आपस में लोग क्या होते चले जाएंगे? कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो फ्रांस में क्या आ जाएगी? यूनिटी आ जाएगी। और अगर फ्रांस के सारे कॉमन पीपुल यूनिटी में रहेंगे ना, तो फिर ये जो न्यू नेशनल असेंबली बनी है ये बराबर शासन करती रहेगी। ये सोच थी किसकी? रेवलनरीज की। उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर रिमूव्ड। साथ में क्या किया गया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जब नेशनल असेंबली बनी थी, तो फ्रेंच में जो नेशनल असेंबली बनी थी उसने जो भी कस्टम ड्यूटीज लग रहा था, टैक्स वगैरह जो लग रहा था, उसको पहले ख़त्म किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन पीपल वहाँ किससे परेशान था? टैक्स से। जब भी मोनार्कल सिस्टम को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो क्या कर देता था? टैक्स बढ़ा देता था। और टैक्स थर्ड स्टेट ही देता था। तो जो गवर्नमेंट बनी उसने क्या किया? सबसे पहले इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ भी हटा दिया, और जिनके ऊपर कुछ ड्यूज वगैरह थे, कर्ज वगैरह, उसको भी उन्होंने क्या किया? हटा दिया। एक फीलिंग देना चाह रहे हैं जो कॉमन पीपुल है। नेशनल असेंबली क्या कर रही है? वो दिखाना चाह रही है कि अगर हमने सरकार बनाई तो आपके हित के लिए, और आप क्या करो? इस सरकार पे विश्वास करो, इससे जुड़े रहो। तो कहीं ना कहीं पूरे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान नेशनलिज्म भी क्या हो रहा था? डेवलप किया जा रहा था। और डेवलप करने का मेन रीज़न क्या था? कि फ्रांस हमेशा एक रहे। जब एक रहेगा तो हमेशा फ्रांस में क्या रहेगी? डेमोक्रेसी रहेगी। इज इट क्लियर? कल मिलते हैं।